नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन को लेकर यूएनओ की गाइडलाइन क्या है। देखिए, यूएनओ हम सब लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी विश्व स्तरीय संस्था है जो कि विश्व स्तर की जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से उनसे निपटा जाए इसको लेकर के अपनी गाइडलाइन जारी करती है। तो चूंकि आपदा भी एक ऐसी समस्या है जो दुनिया भर में है, विश्व के ज्यादातर देश आपदाओं से जूझ रहे हैं, तो उनको लेकर के क्या गाइडलाइन है, यूएनओ क्या कहता है, आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। और आपदा प्रबंधन को लेकर के यूएनओ के गाइडलाइन कौन कौन से कन्वेंशन है जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी की हम बातचीत आज करने वाले हैं। ठीक है, चाहे याकोहामा हो, चाहे ह्यूगो हो, चाहे सेंडाई हो, इन सभी को आज हम एक ही क्लास में पढ़ के खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ। चलिए, तो जल्दी से इसकी बातचीत करते हैं। तो यूएनओ की गाइडलाइन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहली चीज जो है यहाँ पढ़नी होगी साथियों, वो है आईडीएनडीआर। आईडीएनडीआर क्या है? आईडीएनडीआर है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, द इंटरनेशनल, ये महत्वपूर्ण है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, द इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड रिडक्शन। ठीक, आईडीएनडीआर सही है। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है डिजास्टर मैनेजमेंट में यूएनओ को लेकर के, वो है आईडीएनडीआर। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब आईडीएनडीआर का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? तो इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड रिडक्शन का इसका देखिए मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक हमने अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए, और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जो नुकसान है उसको डेडिकेट करते हुए हमने एक दशक घोषित कर दिया। लिखा ना यहाँ पे मतलब डिकेड, तो हमने एक दशक घोषित कर दिया। दशक मतलब 10 साल का समय। ठीक, तो इसको लेकर के हमने आयोजन कहाँ किया? हमने आयोजन किया जापान में। देखो, याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जितने भी आपके विश्व स्तरीय सम्मेलन हुए हैं सारे के सारे जापान में ही हुए। जापान में क्यों हुए हैं? तो मुझे लगता है ये आप आसानी से समझ सकते हो कि जापान में ही क्यों हुए हैं। जापान में इसलिए हुए हैं क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे सुनामी हो, सबसे ज़्यादा कहाँ आती हैं? जापान में। इसके अलावा अगर हम मानवीकृत आपदा देखें जैसे परमाणु बम, तो वो भी जापान झेल चुका है। इस वजह से जापान को आपदाओं से निपटने का बहुत अच्छा अनुभव है। तो इसीलिए सारे के सारे सम्मेलन, चाहे आईडीएनडीआर हो, चाहे ह्यूगो हो, चाहे याकोहामा हो, चाहे सेंडाई हो, सब के सब कहाँ होंगे? जापान। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया? जापान में आयोजित किया गया। ठीक है, और जापान में आयोजित हुए इस सम्मेलन में मुख्य रूप से हमने क्या किया? मुख्य रूप से हमने पूरा का पूरा एक दशक ही आपदाओं के लिए हमने घोषित कर दिया। और वो दशक कौन सा है साथियों? वो दशक है 1990 से लेके 1999। ठीक, याद रखिएगा। तो 1990 से लेकर के 1999 तक का जो समय है साथियों, इस समय को हमने आपदाओं के दशक के रूप में घोषित कर दिया कि हम किस तरीके से आपदाओं से निपटेंगे। उसके लिए हमने एक दशक घोषित किया, और वो दशक, और ये पेपर पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि आपदा प्रबंधन हेतु दशक कौन सा घोषित किया गया था। तो आप बताओगे 1990 से 1999। ठीक है, अब इस आईडीएनडीआर का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो लक्ष्य था वो था आपदाओं का न्यूनीकरण। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका टारगेट क्या था साथियों? इसका लक्ष्य था आपदाओं का न्यूनीकरण। ठीक, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है आपदाओं का न्यूनीकरण। आपदाओं के न्यूनीकरण से क्या मतलब है कि हम किस तरीके से आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, इसको लेकर के विश्व स्तरीय हमने पहली बार प्रयास किया 1990 में। ठीक है, तो आपदाओं के न्यूनीकरण पर केंद्रित था आईडीएनडीआर का पहला सम्मेलन जो कि हुआ जापान में। ठीक है साथियों, अब इसमें आपदाओं को न्यूनीकृत करने के लिए क्या क्या करना होगा? भाई, हमने लक्ष्य बना लिया यहाँ पर कि हम आपदाओं को न्यूनीकृत करेंगे। ठीक है, लेकिन न्यूनीकृत करेंगे कैसे? तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित करे,
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ सेट करें जिसके आधार पर हम आपदाओं को न्यूनीकृत करेंगे। जैसे हमने दुनिया भर को ये लक्ष्य दिया कि आपदा प्रबंधन हेतु, हमने दुनिया भर को लक्ष्य दिया कि आपदा प्रबंधन हेतु चेतावनी प्रणाली विकसित करो। बात अच्छे से समझना, इन्होंने पूरी दुनिया से ये कहा कि भाई हमें क्या करना है, हमें आपदाओं को न्यूनीकृत करना है, ये इसका लक्ष्य था। और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपको क्या करना है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपको चेतावनी प्रणाली विकसित करनी है। चेतावनी प्रणाली मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अभी जितने लोग हैं वो सब इससे परिचित हो चुके हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ बारिश आने वाली होती है तुरंत हमारा मोबाइल बुरी तरह से बजता है, चाहे स्विच ऑफ हो चाहे इंटरनेट हो ना हो वो बजेगा। ठीक है, इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि अब तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, आंधियाँ चलने वाली हैं, हम सुरक्षित जगह पहुँच जाएँ। तो ये है चेतावनी तंत्र। तो आपदाओं को न्यूनीकृत करने के लिए पहला काम हमें क्या करना होगा, आपदा प्रबंधन हेतु चेतावनी प्रणाली विकसित की जाए। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, आपदाओं के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए। यानी आपदाओं को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम करने का प्रयास करें। यानी किस तरीके से हम इस तरीके की हम टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि आपदा आने से पहले हमें सूचना दे सके और आपदा आने के बाद भी हमारे काम आए। ठीक है, जैसे अब टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, तो सैटेलाइट एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट के माध्यम से हमें पहले ही पता चल जाता है कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ चक्रवात आने वाला है, कहाँ पर भीषण हिमपात होने वाला है। ये सारी की सारी जानकारियाँ हमें सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाती हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके की हमें टेक्नोलॉजी विकसित करनी है जो कि हमें आपदाओं के लिए पहले से ही सचेत कर दें और उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हम लोग आपदाओं के लिए या आपदाओं के समय कर सकें। ठीक है, तीसरी चीज जो इस सम्मेलन में की गई या कही गई दुनिया भर के लिए वो है कि जब भी हम नीति बनाएं आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है, या आपदाओं से निपटने के लिए जब भी नीति बनाई जाए तो नीति का जो लक्ष्य होना चाहिए वो सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। यानी आपदा प्रबंधन की नीति निर्माण के समय आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का भी ध्यान रखा जाए। तो IDNDR में यह भी कहा गया कि जब भी हम आपदा प्रबंधन की कोई नीति बनाए तो हमारा उद्देश्य केवल राहत और बचाव नहीं होना चाहिए कि हमने बस वहां से बचा लिया, उन्हें जो है सहायता दे दी, पैसे दे दी, हो गया। नहीं, हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष भी ध्यान में रखे जाए। आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष का मतलब है कि हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपदा से होने वाला जो आर्थिक नुकसान है उसको भी हमें कम करना है। आर्थिक नुकसान से मतलब कि कोई बिल्डिंग जो है समाप्त हो गई या किसी का व्यापार ही चला गया, कोई दुकान थी, कोई होटल था, कोई रेस्टोरेंट था, बिल्कुल खत्म हो गया, तो वो आर्थिक नुकसान है। तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि उसको भी किस तरीके से न्यूनीकृत किया जाए, उसका भी ध्यान रखा जाए। और सांस्कृतिक पक्ष, जब भी हम किसी आपदा के दौरान बचाव करते हैं, मान लीजिए कहीं आपदा आ रही है ना, हमने क्या किया साहब, हमने सभी लोगों को वहां से जो है बाहर निकाल लिया और बाढ़ का पानी भरने दिया। बाढ़ का पानी भरने से उस स्थान पर जहाँ से लोगों को निकाला गया वहाँ पर मान लो हो सकता है कोई 1000 साल पुराना मंदिर हो, 2000 साल पुराना मंदिर हो, वो हमारी संस्कृति है। तो उसको भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि केवल लोगों को बचा लिया और जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, उसको ध्यान ही नहीं दिया, उसको बर्बाद होने दिया। नहीं, ऐसा नहीं।
तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना है कि उसको भी बचाए जाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें जो है IDNDR में कही गई। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है बेसिकली ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हैं। कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ, ठीक है। दशक क्या घोषित किया गया? 1990 से 1999। और मूल लक्ष्य इसका क्या था? आपदाओं का न्यूनीकरण। आपदाओं का न्यूनीकरण करने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं IDNDR में जो सारे के सारे सलाह सुझाव दिए गए ये बाध्यकारी नहीं थे, यानी एक तरीके से केवल एक सलाह थी। देश इसको मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। तो सलाह सुझाव थे, बाध्यकारी नहीं थे। इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया, आपदाएं आती नहीं, लोग मरते रहे, नुकसान होता रहा। तब फिर एक और सम्मेलन करने की आवश्यकता हुई कि हमें एक बार और इस पर विचार करना चाहिए। और उसके पश्चात हमारे पास दूसरा सम्मेलन देखने को हमें मिलता है, और उस सम्मेलन का नाम है याकोहामा सम्मेलन, ठीक। इसके बाद आया दूसरा सम्मेलन जिसे हम कहते हैं याकोहामा सम्मेलन। याकोहामा सम्मेलन, याकोहामा सम्मेलन सबसे पहले तो कब और कहाँ हुआ है ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हुआ है 1994 में, 1994 में, ठीक है। और कहाँ हुआ है? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ये सारे के सारे कहाँ हुए हैं? ये सारे के सारे जापान में हुए हैं, ठीक है। जापान में ही क्यों है ये लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। अब 1990 में जो सम्मेलन किया गया था, क्योंकि बाध्यकारी नहीं था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर दिया नहीं, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और उसका परिणाम ये रहा कि चीज़ें बेहतर ढंग से काम नहीं करी, और आपदा प्रबंधन या आपदा से होने वाला जो नुकसान था वो कम नहीं हुआ, वो नुकसान बढ़ता गया। और तब जाकर के 1994 में याकोहामा सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, IDNDR में जो मेनली फोकस था, आपदा पर जो फोकस था, वो आपदा पश्चात तैयारी, मतलब आपदा पश्चात राहत पे था, कि किस तरीके से आपदा जब आ जाए तो आपदा आने के बाद किस तरीके से राहत और बचाव किया जाए। ये फोकस था हमारा IDNDR का, ठीक है। लेकिन जब याकोहामा सम्मेलन आया तो याकोहामा सम्मेलन में इस चीज़ को हमने करेक्ट कर लिया, और आज के समय में हम लोग जानते हैं कि केवल आपदा पश्चात बचाव और राहत ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि असली आपदा प्रबंधन वो है जिसमें आपदा पूर्व ही तैयारी कर ली जाए। तो याकोहामा सम्मेलन 1994 में जब हुआ तो उसका मूल मुद्दा यही था कि पूर्व तैयारी के आधार पर, पूर्व तैयारी के आधार पर आपदा न्यूनीकरण करना। इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? वो था कि कैसे भी करके हमें जो है आपदा का न्यूनीकरण, क्या गड़बड़ है ये, कैसे भी करके हमें आपदा का न्यूनीकरण करना है। और आपदा का न्यूनीकरण करते समय भी जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये कि आपदा आने से पूर्व तैयारी पर हमें फोकस करना है। तो पूर्व तैयारी के आधार पर, यानी आपदा आने से पहले ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपदा पूर्व तैयारी कैसे होती है, कौन कौन से चरण होते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं इस पर टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्व तैयारी क्या है तो पहले के वीडियो जाकर के देखो, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो याकोहामा सम्मेलन 1994 में जापान में, इसका मूल उद्देश्य क्या था कि आपदा प्रबंधन करना है, और आपदा प्रबंधन में फोकस करना है किस पर? पूर्व तैयारी पर, यानी आपदा पूर्व तैयारी के आधार पर आपदा का न्यूनीकरण करना, यानी आपदा आने से पहले ही हम अपनी तैयारी करके बैठें, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है ये। और एक चीज यहां पर और भी है जो मैं यहां लिख देता हूं, चलिए, ठीक है। उस चीज को आप लोग भी नोट कर लें, महत्वपूर्ण है। वो है ये कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए एक रणनीति तैयार की गई। इसमें लिखेंगे याकोहामा सम्मेलन में, याकोहामा सम्मेलन में
प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन हेतु एक रणनीति तैयार की गई। ये रणनीति स्पेशली किससे जुड़ी थी? प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु। और इसका नाम क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको पता होना चाहिए, वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो याकोहामा सम्मेलन में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन हेतु एक रणनीति तैयार की गई जिसको नाम दिया गया याकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स ऑफ एक्शन। लिख देता हूं, याकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स ऑफ एक्शन, ठीक, फॉर सेफर वर्ल्ड। चलिए लिख देता हूं, ठीक। तो इसको आप नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि याकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड कब आया है, इस तरीके से। क्योंकि अब ये पूछेगा कि किस सम्मेलन में आया है, तो आप इसको कर ही लोगे, याकोहामा से याकोहामा जुड़ जाएगा। लेकिन वहां पर ये पूछेगा ये कब आया है, ठीक है, तो आप बताओगे 1994 में, ठीक है। तो याकोहामा सम्मेलन में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमने एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया और उसको हमने नाम दिया याकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड। ये हमने इसको नाम दिया, ठीक है। और ये जितनी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है किसकी? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की। ध्यान रखना, अभी तक हमने जो मैन मेड आपदाएं हैं, जो इंसानों की वजह से आपदाएं आनी हैं या आती हैं, उन पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, ठीक है। तो ये था हमारा याकोहामा सम्मेलन, ठीक। अब अगर हम एक लाइन में इनको समझने का प्रयास करें, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको अगर हम देखें, तो देखो, जो IDNDR था, जो IDNDR था, ये बात करता था आपदा पश्चात की, कि आपदा आ गई तब हमें क्या करना है, ठीक है। इसने फोकस किया किस पर? इसने फोकस किया आपदा पश्चात प्रबंधन पे, कि आपदा आ गई, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें बात करनी है। बट जो याकोहामा है, याकोहामा ने मूल रूप से फोकस किया किस पर? आपदा पूर्व प्रबंधन पर, कि किस तरीके से जो है हमें आपदा आने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर आपको ये चीज अंतर आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं साहब, साथियों, ठीक है साथियों, आगे हमारे पास ह्यूगो फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूगो फ्रेमवर्क में पहली चीज आपको याद रखनी है, वो है क्या? ह्यूगो फ्रेमवर्क में पहली चीज याद रखना है इसका समय। तो ये था 10 साल के लिए, 2005 से लेकर 2015 तक, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। आप लोग याद रखना, ह्यूगो फ्रेमवर्क कब से कब तक है? 2005 से 2015 तक। और मेनली ह्यूगो फ्रेमवर्क जो है वो 5 चीजों पर फोकस करता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ह्यूगो फ्रेमवर्क हुआ कहां पर है? तो ऑब्वियस बात है, मैंने पहले ही आपको बताया, ये सारे के सारे कहां पर हुए हैं? सारे के सारे जापान में हुए हैं। तो ह्यूगो फ्रेमवर्क भी जापान में हुआ है। जापान में एक शहर है ह्यूगो, वहां पर इसका आयोजन किया गया, ठीक। अब किन किन क्षेत्रों पर कार्य करता है वो देखते हैं। सबसे पहले, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता बनाना। पहला जो इसका टारगेट था वो था कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसको बोलते हैं DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो DRR को राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता बनाना, यानी सरकार की रणनीति में होना चाहिए कि आपदा जोखिम कम से कम हो। और जब हम सरकार की नीति में बात कर रहे हैं, तो सरकार के जितने भी तंत्र हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आपका पंचायत हो, ये सभी सरकार के हिस्से हैं, सभी में इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा, आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी तथा प्रारंभिक चेतावनी को सुदृढ़ करना। वही चीज जो मैंने आपको बताई, आपदा जोखिमों को पहचानना,
क्या चीज जो है आपका, क्या चीज आपदा है, ठीक, क्या चीज प्रकोप है, इसमें पहले आपको हमें अंतर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, उनकी पहचान हमें होनी चाहिए। इसके अलावा आने वाली आपदाओं की हम लोग क्या करें, नियमित रूप से निगरानी करें। क्या लिखा है, निगरानी, नियमित रूप से निगरानी करें कि किस पैटर्न में आ रही हैं, कहां कहां आ सकती हैं, उनकी सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और प्रारंभिक चेतावनी को सुदृढ़ करने का मतलब हुआ कि आपदा आ रही है तो हमारे पास उसके लिए पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग करते हुए सुरक्षा और लचीलेपन की संस्कृति विकसित करना। भाई ज्ञान, नवाचार, देखिए ज्ञान तो हम लोग जानते हैं, नॉलेज है, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन में इनोवेशन को भी हमें बल देना है, उसकी शिक्षा को भी बढ़ावा देना है, जिससे लोगों को पता रहे कि आपदा किस तरीके की है, किस प्रकार की है और उससे क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस क्षेत्र में आपदा आ रही है वहां पर शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों को पता होना चाहिए कि आपदा क्यों आ रही है, आपदा से बचने के तरीके क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक। फिर है अंतर्निहित जोखिम कारकों को कम करना। जो भी जोखिम के कारक हैं जिसकी वजह से आपदा आ रही है उनको हम कम करें, जो आपदा के मुख्य कारण बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई घर है और अगर वह कच्चा बना हुआ है तो आपदा के समय उसके नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अंतर्निहित जोखिम कारक हैं जिनकी वजह से आपदा और खतरनाक हो सकती है उनको हम कम करें। और इसमें हम मूल रूप से सतत विकास को, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम फोकस करें। यानी जब भी हम कोई विकास का कार्य करें तो वो सतत विकास के माध्यम से हमें करना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पुल बनाना है तो हमने सारे के सारे जंगल काट डाले। तो जंगल आप काट दोगे तो फिर बाढ़ को रोक नहीं पाओगे, सीधी सी बात है, भूस्खलन को रोक नहीं पाओगे। तो हमें विकास करना है लेकिन जोखिम कारकों को कम करते हुए और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए। और पांचवा है आपदा तैयारी को मजबूत करना, यानी पहले से ही हमारी तैयारी मजबूत हो जिससे जिस समय आपदा आए तो हम प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देते हुए आपदा को कंट्रोल कर सकें। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बेसिकली 5 चीजें हैं। आपको इसमें क्या याद रखना है, ह्यूगो फ्रेमवर्क कब से कब तक आया है, कितने क्षेत्रों पर फोकस करता है, 5 क्षेत्रों पर फोकस करता है। कहां पर हुआ, जापान के ह्यूगो नामक शहर में हुआ, ठीक है। और 10 सालों के लिए था। बेसिक बात है, ज्यादा इसमें कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। फिर आता है हमारा सबसे लास्ट में सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क आया है 2015 से 2030 के लिए। ये महत्वपूर्ण है भैया, इसको आप लोग याद रखना। सेंडाई फ्रेमवर्क कब तक काम करेगा, 2030 तक कार्य करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां पर हुआ है ये, तो जापान के सेंडाई नामक शहर में ये हुआ था 2015 में, जो कि 2010 मतलब 2030 तक की नीतियों को यहाँ पर हमें बताता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसके, तो देखो लक्ष्य हम देखते हैं, सीधे टारगेट की बात करेंगे। पहला टारगेट है वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर की कमी, यानी आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर को हमें कम करना है, ठीक है, पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य प्रभावित लोगों की संख्या में कमी लानी है, यानी आपदा से जो लोग प्रभावित हो सकते हैं उनकी संख्या को हमें कम करना है किसी भी तरीके से, ये दूसरा लक्ष्य है। तीसरा, आपदा से होने वाले नुकसान, जो आर्थिक नुकसान है जीडीपी के अनुपात में, मैंने आपको बताया था कि भारत में जो आपदाएं आती हैं उससे करीब करीब हमारी जीडीपी का 2% तक का नुकसान होता है, 2% तक का। बात समझ पा रहे हो? तो उसको हमें कम करना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अवसंरचना को नुकसान में कमी और मजबूती बढ़ाना। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हो रहा है आपदा की वजह से, उसके नुकसान में कमी लाना, यानी उनको आपदा से किस तरीके से बचाया जाए, भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई जाए, ऐसे बिल्डिंग्स बनाई जाए, ऐसे पुल बनाए जाए जो आपदा को झेल सके, ठीक है। इस पर हमें फोकस करना है। देशों की राष्ट्रीय व स्थानीय डीडीआर रणनीतियों को अपनाना। डीडीआर मतलब वही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो इंटरनेशनली जो रणनीतियां बनाई गई हैं उनको अपनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को हमें बढ़ाना चाहिए। सभी देश जो आपदाओं से लड़ रहे हैं, अगर उनके पास कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए जापान के पास कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है, तो उसको हमें अपनाने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और बहुहित
धारक भागीदारी को बढ़ावा देना है, यानी मल्टी स्टेक होल्डर्स को शामिल करना है। आपदा प्रबंधन के समय मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने ज़्यादा लोग टीम वर्क के रूप में कार्य करेंगे उतना ही बेहतर आपदा प्रबंधन हो पाएगा। तो मेनली यही है, ये सब लिखा जरूर है, आप इसे पढ़ लेना। काम की चीज़ हमारी क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क कब से कब तक आया है, 2015 से 2030 तक आया है, ठीक है। कहाँ पर आया है, जापान में आया है, ठीक है। लक्ष्य कितने हैं इसके 7 लक्ष्य है बस, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द जो यहाँ मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, वो है बिल्ड बैक बेटर। ये क्या है, बिल्ड बैक बेटर का मतलब है कि इस प्रकार की हमें अवसंरचनाओं का निर्माण करना है जो आपदाओं को झेलने में पूरी तरीके से समर्थ हों। जैसे ऑल वेदर रोड बनाना, ऐसे पुल बनाना जो आपदाओं के समय गिर ना जाए, ऐसी बिल्डिंग बनाना जो आपदाओं को झेल सके। तो यही है मतलब क्या, बिल्ड बैक बेटर। आपको देखो ज़्यादा इसमें परेशानी लेने की कोई बात नहीं है, तो बहुत डिटेल में लिखा है यहाँ पर। आपको बस 2-2, 3-3 चीज़ें याद रखी हैं, ठीक है। सबसे पहला IDNDR कब आया है, तो 1990 से 1999 के लिए, 10 साल के लिए। वो दशक है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर क्या आया है, याकोहामा। याकोहामा कब आया है, 1994 में, ठीक है, याकोहामा सम्मेलन, ठीक। IDNDR और याकोहामा में अंतर क्या है, मैंने आपको बता दिया। IDNDR बात करता था आपदा पश्चात और याकोहामा बात करता है आपदा पूर्व। फिर आ गया हमारा याकोहामा मैंने आपको बता दिया। फिर आ गया हमारा इससे पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क। ह्यूगो फ्रेमवर्क 10 साल के लिए था, 2005 से 2010 तक के लिए था, ठीक है। और ह्यूगो फ्रेमवर्क हुआ कहाँ पर है बेसिकली, तो ये भी जापान में ही हुआ है। कितने लक्ष्य थे इसके, 5 लक्ष्य थे, वो मैंने आपको एक एक करके बताई दिए, ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। और सबसे अंत में आ जाएगा हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक के लिए। डेट इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक के लिए है, कहाँ पर हुआ है, सेंडाई जापान में हुआ है, ठीक है। लक्ष्य क्या है, 7 लक्ष्य हैं, बस यही आपको याद रखना है। ज़्यादा कुछ भी इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब भी कोई डाउट रह गया हो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस यही याद रखना है, इतना मैंने बताया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।